जय हिंद दोस्तों आपको याद होगा कि हमारा जो पिछला वीडियो था वो सूर्य ग्रहण को लेकर था और उससे पिछला वीडियो हमने बनाया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उससे पिछला वीडियो हमने बनाया था सौर मंडल के विषय में यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में मैंने आपको बताया था। ये जो आज का हमारा वीडियो है दरअसल ये उससे आगे की कड़ी है और इस वीडियो में हम वायुमंडल पढ़ेंगे। तो दरअसल जितने भी ये टॉपिक आप देख रहे हैं ये सभी टॉपिक सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और आप देखेंगे कि सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट या और बहुत सारे एग्जाम जैसे जो पैट का एग्जाम होने वाला है या फिर जो जूनियर की भर्ती आएगी, इन सभी एग्जाम के लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम इस टॉपिक को करने वाले हैं आज। और वायुमंडल के इस टॉपिक को आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं कि सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि वायुमंडल का संगठन और उसकी संरचना यानी कि कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, और उसके बाद फिर हम वायुमंडल के अन्य तत्वों की बात करेंगे जैसे उदाहरण के तौर पर पवनों की बात करेंगे या फिर कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, इनकी बात करेंगे। लेकिन ये बाद में, पहले हम वो बात कर रहे हैं जो बिल्कुल बेसिक है या आप ऐसे कह सकते हो कि जो 6th, 7th, 8th की जो क्लास की एनसीईआरटी है उसके अंदर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही बेसिक चीजें करने वाले हैं। उसके बाद फिर कई चीजें ऐसी भी हैं इसमें जो भले ही आपको हो सकता है जैसे किसी ने पढ़ी हुई है तो उसे वो बेसिक लगे, लेकिन आप ये सोचिए कि आपको एक समझ विकसित होनी चाहिए इस टॉपिक के माध्यम से और उसके बाद अगर वायुमंडल का कोई क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल हर हाल में कर पाए। जैसे उदाहरण के तौर पर आपसे कोई पूछ ही ले कि भाई जेट पवनें जो क्षोभ सीमा के ऊपर या क्षोभ सीमा पर चलती हैं उनका नाम जेट पवनें क्यों पड़ा है, इस वजह से, तो किस कारण क्या है उसका। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो व्यवहारिक होते हैं। तो इसलिए आज का हमारा ये वीडियो है वायुमंडल को लेकर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वायुमंडल। वायुमंडल में सबसे पहले कंपोजिशन देखते हैं और उसके बाद स्ट्रक्चर देखेंगे। कंपोजिशन में हम देखेंगे कि हमारे वायुमंडल का लगभग 99% भाग ऐसा है जो सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है और यह पूरा 99% भाग हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी से सटा हुआ है। इस वायुमंडल के 99% भाग में आपको जो कंपोजिशन, जो संगठन है वो इस प्रकार से दिखाई देता है। जैसे इसमें गैसें पाई जाती हैं, बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें जल वाष्प पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें धूलकण पाए जाते हैं। तो गैसों की तो हम बात करेंगे, अभी आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, एक चित्र दिखाई देगा स्क्रीन पर, तो उसमें आप गैसों की मात्रा देख सकते हैं। लेकिन पहले हम इसकी बात कर लेते हैं जलवाष्प और धूलकण की। दरअसल जलवाष्प जो है वो पूरे वायुमंडल में कहीं भी, पृथ्वी पर कहीं भी अधिकतम 4% हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। तो हम कहेंगे कि पूरी पृथ्वी पर 2% से लेकर और 4% तक, 2% से लेकर 4% तक क्या पाई जाती है, जलवाष्प। और इसमें आप देखेंगे कि जो विषुवत रेखा है उस विषुवत रेखा से यानी इक्वेटर से अगर हम ऊपर की तरफ चलेंगे यानी कि उच्च अक्षांशों की तरफ, निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ जब चलेंगे तो आपको पता लगेगा कि जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। आप ऐसे कह सकते हैं जलवाष्प वहां ज्यादा पाई जाती है जहां आर्द्रता ज्यादा है, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं जलवाष्प की वजह से ही आर्द्रता है वहां पर, वहीं पर बारिश भी ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे आप शुष्क क्षेत्रों की तरफ बढ़ेंगे है ना, वहां पर जलवाष्प की मात्रा कम होगी, यानी कि रेगिस्तानी इलाकों में जलवाष्प की मात्रा कम होगी। लेकिन जैसे मानसूनी प्रदेश हैं वहां पर जलवाष्प की मात्रा अच्छी खासी होगी। विषुवत रेखा पर जहां मानसूनी सदाबहार वन भी पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, वहां पर आपको जलवाष्प की मात्रा ज्यादा मिलेगी। तो आप कह सकते हैं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर चलने पर जलवाष्प की मात्रा क्या होती है, घटती है। उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की तरफ चलने पर जलवाष्प की मात्रा बढ़ती है। सिंपल है बिल्कुल। फिर बहुत सारे धूलकण पाए जाते हैं है ना हमारे वायुमंडल में। आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों चीजें मिलकर जब इनकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए, अगर जलवाष्प और धूलकण, वैसे तो दोनों मिले हुए हैं ही वायुमंडल में, लेकिन जलवाष्प और धूलकण की मात्रा बहुत अधिक हो जाए तब ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि धुंध की स्थिति छा जाती है, दिखना कम हो जाता है ना। तो वो धुंध को हम कहते हैं एरोसोल, यानी कि एरोसोल की स्थिति बन जाती है। कहां पर, जहां जलवाष्प और धूलकण की मात्रा अत्यधिक हो जाए। तो एरोसोल्स क्या है, तो आप कहेंगे जलवाष्प और धूलकण की अधिकता जब हो जाती है तब उसे एरोसोल्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखो अब गैसों की बात कर लेते हैं कि जो हमारे वायुमंडल में जो गैसें हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, या आप कहें कि उनका संगठन क्या है। तो आप स्क्रीन पे देखिए, आ रहा होगा आपके स्क्रीन पर कि नाइट्रोजन की मात्रा 78.084% के आसपास है
O2 की मात्रा यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा 20.94% के आसपास है। इसी तरीके से ऑर्गन की मात्रा देखो लिखी हुई है ना, CO2 की मात्रा लिखी हुई है और हीलियम की, हाइड्रोजन की, नियॉन की, इन सब की मात्रा आप देख सकते हैं कि कितने कितने प्रतिशत है। वैसे आपको कोशिश करनी है कि शुरू की 3 गैसों की मात्रा जरूर याद रखनी है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन। दरअसल ये तीनों गैसें 99% तक हमारे वायुमंडल में है, मतलब वायुमंडल में जो गैसें हैं उनका 99% तो इन्हीं 3 गैसों में आ जाता है। बाकी 1% में बाकी सब छोटी मतलब हल्की हल्की गैसें हैं और बहुत ही कम मात्रा में है। सबसे कम मात्रा में आपको दिखाई देगी वो है मीथेन, यानी कि बहुत ही अल्प मात्रा है उसका एक तरीके से कंपोजिशन भी लिखा नहीं है, लेकिन अल्प मात्रा है यानी कि बहुत ही कम है, सबसे कम मात्रा में पाई जाएगी। तो इस तरीके से क्या है, ये वायुमंडल का कंपोजिशन है। अब देखिए आप इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको कि लगभग 90 किलोमीटर तक, 90 किलोमीटर यानी कि सतह से 90 किलोमीटर तक जो मंडल पाया जाता है उसे हम सममंडल कहते हैं। वायुमंडल का जो मंडल है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, सममंडल। तो उस सममंडल में क्या पाया जाएगा, उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन की सम्मिलित मात्रा होगी। लेकिन जैसे हम 90 किलोमीटर के ऊपर बढ़ेंगे तो 90 किलोमीटर से ऊपर की ऊंचाई पर क्या हो जाएगा, विषम मंडल, क्योंकि फिर उसमें गैसों की मात्रा बहुत कम पाई जाएगी, और अगर पाई भी जाएगी तो वो लेयर के रूप में पाई जाएगी कि ऑक्सीजन की एक लेयर, नाइट्रोजन की एक लेयर, ऐसे बीच बीच में, मतलब उसमें मिश्रण नहीं होगा। जबकि 90 किलोमीटर तक की जो स्थिति है, उस 90 किलोमीटर में क्या है, गैसों का मिश्रण है, तो उसे सममंडल, और उससे 90 किलोमीटर के ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, विषम मंडल बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, कंपोजिशन। अब बढ़ते हैं स्ट्रक्चर की ओर, यानी कि स्ट्रक्चर का मतलब है कि इस वायुमंडल की संरचना किस प्रकार से हमें दिखाई देती है। और आप देखेंगे कि वायुमंडल का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर चित्र भी आएगा और साथ ही साथ मैं यहाँ बनाऊंगा भी, तो उसे देखते जाइए आप। तो चलिए आप देखते हैं स्ट्रक्चर। हम वायुमंडल को कई भागों में डिवाइड कर लेंगे। जैसे देखिए आप, ये मान लीजिए आप सतह है आपकी जहां आप खड़े हैं, यानी कि स्थल मंडल है। इस स्थल मंडल से आप ऊपर चलना शुरू करिए तो आपको कई सारे मंडल मिलेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर सबसे पहले क्षोभ मंडल, जिसे हम इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। तो दरअसल बाइलैंग्वेज की कोशिश की जाती है वीडियो में, तो हम आपको दोनों भाषाओं में बोल के बता रहे हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको उसकी इंग्लिश वगैरह जो भी आपको इंग्लिश की दिक्कत होगी तो मैं बता दूंगा। तो आपको ध्यान रखेंगे कि ये 0 किलोमीटर से आप शुरुआत कीजिए, किसकी, इस वायुमंडल की, और 0 किलोमीटर से आप 13 किलोमीटर तक चलिए। तो आप 13 किलोमीटर तक पे जब पहुंचेंगे तो आपको 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलेगा क्या, तो वो मिलेगा यहाँ पर क्षोभ मंडल। तो आप कहेंगे ये क्या है, हमारा क्षोभ मंडल है, जिसे हम इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। तो ट्रोपोस्फीयर है, क्षोभ मंडल है। इस क्षोभ मंडल की विशेषता है कि एक तो इस क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं, 0 से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, वैसे वैसे क्या होता है कि तापमान में गिरावट आती है। आप इसे ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जैसे आप पहुंचेंगे तो आपको 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट मिलेगी। यानी कि हर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस के तापमान में क्या मिलती है, गिरावट मिलती है, एक विशेषता। दूसरी विशेषता यह है कि इस क्षोभ मंडल में सारी मौसमी प्रक्रियाएं होती हैं। तो आपको जैसे एक शब्द बोल दिया कि मौसमी प्रक्रियाएं, इसका मतलब मौसम से संबंधित जितनी भी चीजें मिलेंगी आपको सब क्षोभ मंडल में मिलेंगी। अब आपसे कोई पूछे कि वर्षा कहाँ होती है, या आपसे कोई कहे कि चक्रवात की स्थिति कहाँ बनती है, या चक्रवात कहाँ आते हैं, किस मंडल में आते हैं, या कोई ये पूछे कि तूफान कहाँ आते हैं, पवनें कहाँ चलती हैं, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपसे कोई कहे तो वो सब क्या है, क्षोभ मंडल की स्थिति में है। यानी कि यहाँ पर वर्षा होगी, कुहासा होगा, है ना, बादल बनेंगे, सब चीजें क्षोभ मंडल में होंगी। तो सभी प्रकार की मौसमी प्रक्रियाएं आपको कहाँ मिलेंगी, क्षोभ मंडल में। अब देखिए 0 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभ मंडल पाया जाता है, लेकिन दरअसल ये इसकी औसतन मोटाई है इस मंडल की। इस मंडल में जब हम बात करेंगे कि हम मैदानों में रह रहे हैं या हम कहाँ जाएं, पहाड़ों पर, तो दोनों के मोटाई में अंतर आ जाएगा। यानी कि मैदानों पर क्षोभ मंडल की मोटाई आपको 8 किलोमीटर और पहाड़ों पर यही मोटाई आपको 18 किलोमीटर मिलेगी। इसका सिंपल सा मतलब यही है। तो आप ऐसे याद रखेंगे, इस तरीके से एक और छोटा सा स्ट्रक्चर इस तरीके से बना सकते हैं ऐसे। तो आपको याद रहेगा कि ये 8 किलोमीटर तक क्या है, मैदानों में है, और
18 किलोमीटर तक क्या है, पहाड़ों पर है ना, किसकी, इस क्षोभ मंडल की मोटाई। और औसतन कितनी है, 13 किलोमीटर है। सिंपल, ये इतनी बात याद रखनी है। उसके बाद देखो आप 0 से 13 किलोमीटर के बाद जैसे ही और ऊपर चलेंगे आप 13 किलोमीटर से ऊपर, तो 13 किलोमीटर से लेकर और 50 किलोमीटर तक, 13 किलोमीटर से लेकर और 50 किलोमीटर तक आपको मिलता है समताप मंडल। इस समताप मंडल में लगभग देखो 13 किलोमीटर से ऊपर चल के यहाँ पे 25 किलोमीटर पे निशान लगा सकते हैं आप कि लगभग 25 किलोमीटर तक पहुँचते पहुँचते हमें ओजोन गैस मिलने लगती है, यानी कि ओजोन की परत शुरू हो जाती है। तो 25 किलोमीटर से लगभग 50 किलोमीटर तक ओजोन परत पाई जाती है। इसमें कोई किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं करना है। कोई आपको कह रहा है कि 25 से 40 किलोमीटर तक पाई जाती है, तो बिल्कुल कोई गलती नहीं है, सही है। 25 से 50 किलोमीटर तक भी अगर कोई कह रहा है तब भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि इसकी मोटाई इसी प्रकार की है। आप इसे 30 किलोमीटर से भी, मतलब ये बुक्स में, विकिपीडिया पे आप अलग अलग देखिए, अलग अलग आपको अलग अलग बात मिलेगी। इसलिए औसतन लेते हैं जब ये चीज़ जब क्लियर ही ना हो कि सब लोग अलग अलग बता रहे हैं, कोई किताब कुछ अलग कह रही है, कोई बुक अलग कह रही है, तो हम एक औसतन डाटा लेते हैं और ये औसतन डाटा बिल्कुल सटीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई कुछ भी कहे तो आप याद रखेंगे 25 से लेकर 50 किलोमीटर तक की मोटाई तक आपको क्या मिलेगी, ओजोन परत। तो ओजोन परत पाई जाती है ना 25 से 50 किलोमीटर तक की मोटाई तक। अब आप सोचिए कि अभी आपने देखा कि क्षोभ मंडल में तापमान में क्या आ रही थी, गिरावट आ रही थी। आप याद रखेंगे, अच्छा इसमें तापमान में गिरावट आती है, यानी कि तापमान कम होता है तो तापमान में गिरावट। लेकिन जैसे ही हम समताप मंडल में प्रवेश करते हैं और ऊपर चलना शुरू करते हैं, ओजोन परत की वजह से, ओजोन परत है ना, उस ओजोन परत की वजह से क्या होता है, तापमान में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है। तो समताप मंडल में क्या होता है, तापमान बढ़ने लगता है और यहां पर तापमान लगभग -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कहां तक, जहां पर हमने क्षोभ मंडल की ये लास्ट सीमा देखी है, जिसे हम क्षोभ सीमा भी कहते हैं। तो आप इसे भी याद रखेंगे, क्षोभ सीमा किसे कहा जाता है, ये क्षोभ सीमा है जो समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में जो एक सीमा है, जो उसकी बाउंड्री है, उस बाउंड्री को हम क्षोभ सीमा कहते हैं। ये क्षोभ सीमा के बारे में एक क्वेश्चन और है, मैं आपको बताना भूल गया, तो आप अब जरा ध्यान से देख लें कि दरअसल क्षोभ सीमा है वो 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इस 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही जो मौसमी प्रक्रियाएं हैं वो बहुत ना के बराबर होती हैं और होती ही नहीं है। और इस वजह से जो पायलट होते हैं, जो वायुयान चलाते हैं पायलट, उन्हें ये अच्छा लगता है कि वो क्षोभ सीमा के ऊपर या क्षोभ सीमा पर जाके अपने यान को उड़ाएं। तो एरोप्लेन उड़ाने की सबसे सही जगह उनके लिए क्या है, ये है। यानी कि वो उड़ाने को कोई वो नहीं है, मना नहीं है, आप क्षोभ मंडल में भी उड़ाए जाते हैं। जो घरेलू उड़ानें होती हैं वो जब तक दिल्ली से पटना जाएंगी तब तक तो वो क्षोभ मंडल को पार ही नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए वो जो घरेलू उड़ानें वो ज़्यादातर क्षोभ मंडल की ऊपरी सतह पर चलती रहती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर आपने कभी एरोप्लेन से सफ़र किया हो तो आपको पता लगेगा कि बीच बीच में बादल भी आते हैं, तो दरअसल वो क्षोभ मंडल में ही उड़ती हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि सारे वायुयान जो है वो क्षोभ मंडल के ऊपर उड़ते हैं, यानी कि समताप मंडल में उड़ते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन पसंद होती है किसकी, वायुयान चालक की, यानी कि पायलट की। लेकिन जो जेट विमान होते हैं वो सभी जेट विमान जो है अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं। कहां पर, क्षोभ सीमा के ऊपर। तो इसलिए हम बोलेंगे कि यहां पर जेट विमान उड़ते हैं, कहां पर, क्षोभ सीमा पर, या आप कहो कि समताप मंडल में। तो समताप मंडल की जो शुरुआती लेयर है या फिर क्षोभ सीमा जो है वहां पर क्या उड़ते हैं, जेट विमान उड़ते हैं, है ना। अगर देखने में दिक्कत आए तो आप देखो स्ट्रक्चर में भी देख लेना, स्क्रीन पे बन के आ रहा होगा, देखो आप स्ट्रक्चर में वो भी आपको दिख रहा होगा, एक विमान बना हुआ, तो उस विमान में भी आपको साफ साफ दिख रहा है कि उस चित्र में भी आपको साफ साफ दिख रहा है कि जेट विमान उड़ रहे हैं। ये जेट विमान की वजह से ही 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलने वाली पवनों को एक नाम दिया जाता है और उन्हें कहते हैं जेट पवने। तो जेट पवने इसी वजह से शायद नाम पड़ा है उसका, क्योंकि जेट विमान इस सीमा पे उड़ते हैं इसलिए। तो आप याद रखेंगे जेट पवने यहीं चलती हैं, कहां पर, 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर। यह हम जलवायु वाला टॉपिक जो जिसमें हम देखते हैं कि भारत में मानसून कैसे आता है तब पढ़ते हैं जेट पवनों के बारे में। तो यहां अभी जेट पवनों की बात नहीं करेंगे। उसके बाद देखो, हाँ अब आप वहीं पे आ जाइए वापस कि समताप मंडल की हम बात कर रहे थे वहां पे। तो समताप मंडल में तापमान क्या होने लगता है, एक बार फिर बढ़ने लगता है। और क्यों बढ़ने लगता है, क्योंकि ओजोन परत सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। तो इसका सबसे मेन काम क्या है, परावैंगनी किरणों को अवशोषित करना, है ना। परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, इसलिए समताप मंडल में तापमान में
वृद्धि होने लगती है ना। और आप जानते हैं ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता होगा कि ओजोन परत अगर नहीं होती तो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह तक पहुंचती और यहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं को बहुत नुकसान होता, खासतौर से मनुष्यों में और जीव जंतुओं में त्वचा कैंसर हो सकता था, होता। तो आपको ध्यान रखना है कि पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है कौन? ओजोन परत। ओजोन का जो रासायनिक फॉर्मूला है वो O3 है, तो O3 हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीवनदायक एक लेयर है। ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। तो समताप मंडल दो चीज़ों के लिए आपको याद रखना है, बहुत सिंपल, एक तो ओजोन लेयर के लिए और दूसरा याद रखना है कि यहाँ पर तापमान में वृद्धि होती है। फिर समताप मंडल से ऊपर चलते हैं, तो समताप मंडल से आप ऊपर चलिए तो आपको यहाँ तक जो लेयर मिलेगी 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक, उसे हम बोलेंगे मध्य मंडल, है ना। समताप मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है ना? समताप मंडल को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। तो देखो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, और समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच की जो सीमा है ये, इसे बोलेंगे स्ट्रेटोपॉज। ठीक है। मध्य मंडल को इंग्लिश में कहते हैं मीसोस्फीयर। तो मीसोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल। इस मध्य मंडल में टूटते तारे की घटना होती है। आपने खूब टूटता तारा देख देख कर दुआएं मांगी होंगी बचपन में, अभी भी बहुत लोग मांगते होंगे, है ना। टूटते तारे की घटना होती है कहाँ पर? मध्य मंडल में। आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई टूटता तारा वगैरह नहीं होता, दरअसल वो उल्का पिंड है, जो उल्का पिंड पृथ्वी की तरफ, है ना, अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ आ रहे थे, पृथ्वी ने आकर्षित किया मतलब गुरुत्वाकर्षण बल से, तो वो पृथ्वी की तरफ गिरने लगे। और जैसे ही वो मध्य मंडल में पहुंचा वो उल्का पिंड, तो अचानक वो क्या हो गया? घर्षण की वजह से, वायुमंडल के घर्षण के कारण क्या हो गया? एकदम जल उठा, यानी कि वो राख में तब्दील हो गया। तो कुछ टाइम के लिए हमें लगता है कि जैसे कोई तारा जो है टूटा, यानी कि थोड़ी सी रोशनी हुई और खत्म। कई सारे उल्कापिंड बहुत विशाल हो सकते हैं, तो वो जब विशाल होते हैं तो वो पृथ्वी की सतह तक पहुंच भी जाते हैं, मतलब नष्ट होते होते, कई सारे टुकड़ों में विभाजित होते होते टुकड़े जो है उनके कहा पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। और आप जानते हैं ऐसे कई बार ऐसा हुआ है कि उल्कापिंड पृथ्वी तक पहुंचे हैं, जिनमें से एक उल्कापिंड से हमारे यहाँ भारत में भी एक झील का निर्माण हुआ है जिसका नाम है लोनार झील। लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में पड़ती है लोनार झील, और उसके बारे में कहा जाता है कि उल्कापिंड के द्वारा निर्मित हुई है। तो उल्कापिंड के गिरने की वजह से वो झील का निर्माण हुआ है। तो उल्कापिंड जो है वो कहाँ नष्ट हो जाते हैं? मध्य मंडल में। कभी कभी ऐसा होता है कि नष्ट ना हो, वरना ज्यादातर उल्कापिंड यहाँ पर मध्य मंडल में आकर नष्ट हो जाते हैं। किसकी वजह से? घर्षण बल के कारण। ठीक है, उसी को कहते हैं हम टूटते तारे की घटना। और यहाँ पर फिर देखो तापमान की बात करेंगे तो तापमान फिर एक बार क्या होता है? घटने लगता है। तो देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ पर तापमान गिरा माइनस, यहाँ तापमान प्लस हुआ, यहाँ तापमान फिर माइनस, है ना। तो ये तापमान को जरूर याद रखेंगे, तापमान किस प्रकार से पहले घटा फिर बढ़ा फिर घटा, है ना। कहाँ पर? मध्य मंडल में। फिर मध्य मंडल से ऊपर चलते हैं तो आपको फिर एक लेयर मिलती है, और इसे क्या बोलेंगे? मध्य मंडल की सीमा को, मीसोस्फीयर की सीमा को बोलेंगे मीसोपॉज। तो इसके ऊपर अगला मंडल है जिसे हम कहते हैं आयन मंडल। आयन मंडल, आयनोस्फीयर बोलेंगे इसे। आयन मंडल में रेडियो तरंगें पाई जाती हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। तो विद्युत आवेशित कणों की वजह से आयन मंडल में तापमान एक बार फिर प्लस होने लगता है, यानी कि तापमान में फिर वृद्धि होती है। कहाँ पर? आयन मंडल में। और ये वही जगह है जहां से रेडियो तरंगें जो है वो कहाँ आती हैं? पृथ्वी पर लौट के आती हैं। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि ये वही जगह है जहां पर, आप एक बार स्ट्रक्चर जरूर देख लो, है ना। स्ट्रक्चर को देख के अगर मान लो किसी को समझ में नहीं आ रहा हो, इस पर दिख नहीं रहा हो, तो आप स्ट्रक्चर में जरूर देख ले कि स्ट्रक्चर में किस तरीके से कौन सा मंडल बना हुआ है। मैं कोशिश हमारी यही रहती है कि भाई क्लियर होना चाहिए, है ना। हो सकता है कि आपको ये साफ ना, जैसे पिछले वीडियो में थोड़ा लाइट ज़्यादा हो रही थी, है ना, ज़्यादा ही फ्लैश हो रहा था उस पर, तो वो कई लोगों को दिखाई भी नहीं दिया। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि एडिट करते समय आपको चित्र बना बना के आपकी स्क्रीन पर आते रहें और आप उसे आसानी से समझ सकें। तो आप एक बार देखो स्क्रीन पर एक चित्र, तो आपको समझ में आएगा कि 80 से लेकर और 400 किलोमीटर तक के एरिया में क्या लिखा हुआ है? तो आप कहेंगे आयन मंडल लिखा हुआ है, और उस आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। विद्युत आवेशित कणों के कारण तापमान में वृद्धि होती है, और यही वो जगह है जहां से रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। आप जानते हैं कि रेडियो तरंगों के परावर्तन से हमारे जो टीवी सेट हैं, जो डिश वगैरह है, और हमारे मोबाइल हैंडसेट हैं, ये सब चलते हैं। यानी कि एक टावर से पहले रेडियो तरंगें पहुंचती हैं कहाँ पर? आयन मंडल में, और वहां से आती हैं कहाँ पर? हमारे रेडियो सेट तक।
तो आपको याद रखना है, या रेडियो सेट का मतलब मोबाइल सेट, रेडियो सेट या फिर टीवी सेट तक। तो आपको याद रखना है कि आयन मंडल से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। दोनों चीजें आप लिख लीजिए कि यहाँ पर विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, है ना, आपने उस चित्र में भी देखा होगा ध्यान से। तो विद्युत आवेशित कणों की वजह से क्या होता है, तापमान में वृद्धि होती है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, सिर्फ इतना नहीं कि तापमान में वृद्धि कहाँ होती है, बल्कि ये भी याद रखना है कि तापमान में वृद्धि क्यों होती है। तो मैंने क्यों के जवाब आपको दिए भी हैं। तो तापमान में वृद्धि होती है विद्युत आवेशित कणों के कारण या उनकी उपस्थिति के कारण, और इसके अलावा रेडियो तरंगें यहीं से क्या होती हैं, परावर्तित होती हैं। ठीक है, और यहां तापमान एक बार बढ़ जाता है। आयन मंडल से फिर जब हम ऊपर चलते हैं तो आयन मंडल के ऊपर आपको मिलता है, देखो 400 किलोमीटर के बाद का जो एरिया है उसे हम बाह्य मंडल कहते हैं, है ना, यानी कि एक्सोस्फीयर। तो एक्सोस्फीयर वाला जो स्थान है उसमें आपको मिलेंगे क्या, उसमें आपको एक्सोस्फीयर में, वायुमंडल में, उसमें आपको बहुत सारे सैटेलाइट मिलेंगे, जो सैटेलाइट हमारे द्वारा छोड़े जाते हैं। जैसे अभी हाल ही में आपने करंट अफेयर्स अगर पढ़ा हो तो करंट अफेयर्स में दिसंबर में और नवंबर दिसंबर दोनों महीनों में 2 सैटेलाइट छोड़े गए हैं। नवंबर में EOS छोड़ा गया था, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो ये सैटेलाइट कहाँ स्थापित किए जाते हैं, वायुमंडल में। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर उपग्रह मिलेंगे आपको वायुमंडल में, और वायुमंडल में मतलब वैसे भी आयन मंडल तक पहुंचते पहुंचते, वायुमंडल तक पहुंचते पहुंचते गैसों की मात्रा बिल्कुल नगण्य होने लगती है। और वायुमंडल क्या है, ऊपर का सारा वायुमंडल है, लगभग 10,000 किलोमीटर की जब ऊंचाई तक पे पहुंचते हैं, तो 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते वायुमंडल बिल्कुल समाप्त हो जाता है, और उसके बाद निर्वात शुरू होता है, यानी कि अंतरिक्ष कहाँ मिलेगा आपको, 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई से ऊपर। और तो आपको ध्यान रखना है, ये आपको एक आसान सा स्ट्रक्चर है, आपको इसमें कोशिश करनी है। देखो मैंने आपसे कई बार कहा है कि कोशिश ये करनी चाहिए आपको कि पहले सरल चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, फिर सरल से कठिन की ओर बढ़ना चाहिए। ये नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डाटा इकट्ठा करें, आजकल यही चल रहा है कोचिंगों में। मैं देख रहा हूँ कि कई कोचिंग के साथ मेरी इसीलिए नहीं बन पाती कि वो अपने हिसाब से करवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वही जल्दी जल्दी लिखवा दो, है ना, 1 लाइनर करवा दो, है ना, जल्दी जल्दी कोर्स खत्म हो जाए। मतलब आप सोचिए कि आजकल बिजनेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है, ये शिक्षा के क्षेत्र में बिजनेस लोग कर रहे हैं कि बस उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि बच्चों के एग्जाम होंगे कैसे होंगे, रिजल्ट कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बस वो उन्हें क्या करना है, जल्दी से बैच लगाओ, 4 महीने 5 महीने में खत्म करो और घर भेज दो। आप सोचिए कि जीएस का सिलेबस इतना ज़्यादा है, भले ही आप कितना भी कहें कि हिस्ट्री है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सरल से सब्जेक्ट, सरल बिल्कुल नहीं है। जब क्वेश्चन आते हैं ना तो धुआं निकलता है कानों से, सही बता रहा हूँ मैं। कोई क्वेश्चन, अब वो अलग बात है कि भाई 1 लाइनर कोई क्वेश्चन आ गया, लेकिन जब क्वेश्चन कठिन करके आते हैं ना तो फिर हिलता नहीं है क्वेश्चन, ये मैं पक्का बता रहा हूँ। और जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है उस हिसाब से जीएस खूब अच्छे से पूछी जा रही है। इसलिए कोचिंगों का यही हाल है कि मतलब जल्दी से कोर्स कराने के चक्कर में बस जल्दी जल्दी निपटा दो। उन्हें ये नहीं पता कि टाइम लगता है हर चीज़ कराने में, और सबका अपना अपना एक तरीका होता है। तो भाई सीधी बात है कि एक मनोज मुंतशिर का एक शेर भी है, बड़ा फेमस है, कि जिसे सुनकर शर्म आ जाए ऐसा कोई नगमा लिख जाऊं क्या, जिसे सुनकर शर्म आ जाए ऐसा कोई नगमा लिख जाऊं क्या, शोहरतें दौलतें भी हैं ज़रूरी लेकिन इनके लिए बिक जाऊं क्या। तो बस मुझे इस वजह से काम जो करना है वो अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, अपने तरीके का करना है। ये बिल्कुल नहीं करना है कि आप अपने हिसाब से कराएं। तो इसलिए नहीं बनती है तो कोई बात नहीं, आप अपने घर, हम अपने घर। लेकिन मैं इतना चाहता हूँ कि भाई किसी तरीके से आपको, ये देखिए जो वीडियो हम बना रहे हैं, इस वीडियो से कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कम से कम हम उस आपकी प्रॉब्लम को वीडियो के माध्यम से पूरा कर पाएँ, ख़त्म कर पाएँ, है ना, उस प्रॉब्लम को। तो इसलिए वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को करवाएं। तो अभी इसमें, इस वाले जो टॉपिक में, जो हमारा वायुमंडल वाला टॉपिक है, इस वायुमंडल के टॉपिक में आधा काम लगभग हो चुका है। इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने पे हम देखेंगे क्या, पवनों के बारे में, कि पवनें कितने प्रकार की होती हैं, कौन सी पवनें स्थायी हैं, कौन सी लोकल विंड्स कहलाती हैं, है ना, या कौन सी मानसूनी पवनें हैं, व्यापारिक पवनें क्या होती हैं, ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो पहले ये जरूर अच्छे से करिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और छोटी सी चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो मैंने आपको शुरू में ही बताई थी कि भाई 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक, यानी कि या आप ऐसे कह सकते हो कि 90 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक आपको क्या मिलेगा, सममंडल। सममंडल का मतलब होता है होमोस्फीयर।
तो होमोस्फीयर में क्या मतलब क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन की मात्रा मिलेगी और मिश्रण मिलेगा गैसों का, तो उसे सममंडल कहते हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं सममंडल कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक कहलाएगा, 0 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक, है ना। और इसके ऊपर 90 किलोमीटर से ऊपर पाया जाएगा क्या, विषम मंडल। तो विषम मंडल जहां गैसों की गैसें कम होती जाती हैं और उनकी लेयर पाई जाती है, फिर वो मिश्रण खत्म हो जाता है, तो आपको गैसों का मिश्रण मिलेगा सममंडल तक, सममंडल, होमोस्फीयर, और ये क्या कहलाएगा, हेट्रोस्फीयर, यानी कि विषम मंडल। इतनी बात याद रखनी है। एक छोटी सी बात और कि एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कभी कि सामान्य तापन दर किसे कहते हैं, कोई ये पूछे कि सामान्य तापन दर क्या होती है, तो सामान्य तापन दर भी देखो इसी से संबंधित है। जैसे आप देख रहे थे कि तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, सॉरी तापमान में गिरावट हो रही है, फिर वृद्धि हो रही है, फिर गिरावट हो रही है, फिर वृद्धि हो रही है और फिर गिरावट होती है। तो यहां भी गिरावट याद रखनी है आपको, गिरावट होती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि सामान्य तापन दर का मतलब है कि ये जो तापमान में गिरावट हो रही है, फिर वृद्धि, फिर गिरावट, तो इसे सामान्य तापन दर कहते हैं। या आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सामान्य तापन दर कहां पर कितनी है, तो आप वही बताएंगे, यहां पर 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होती है 165 मीटर पर, या आपसे अगर ऑप्शन में 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस ना दिया हो तो इसकी जगह पर दिया हो सकता है 1 किलोमीटर में, तो आप कहेंगे 1 किलोमीटर में कितनी गिरावट होती है, तो आप कहेंगे लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस की। तो हर 1 किलोमीटर पर आपको 6.5 डिग्री सेल्सियस की तापमान में गिरावट मिलेगी, तो उसे क्या बोलते हैं, सामान्य तापन दर बोलते हैं। सामान्य तापन दर को इंग्लिश में भी एक नाम देते हैं और उसे कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, यानी कि वही कोलैप्स हो रही है, बीच बीच में अंतर आ रहा है, बस इतना याद रखना है। अब देखो इसके बाद हम जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इसके बाद हम पवनों की बात करेंगे कि पवनें कितने प्रकार की होती हैं वो। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये वीडियो खत्म हो गया तो अगला, मतलब हमने 2 पार्ट कर दिए हैं, ये वाला वीडियो के बाद अगला वीडियो देखिए आप, तुरंत आपके सामने आएगा, तो उसके मतलब आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, 20 मिनट बाद अगले वीडियो को जरूर देखें। और वो अगला वीडियो क्या है, वो है पवनों के विषय में, वो भी ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, मतलब आप सोचिए कि आप अपनी लाइफ में 20-25 मिनट ही तो दे रहे हैं, ज़्यादा थोड़ी दे रहे हैं, तो इसके बाद का वीडियो जरूर देखें। अभी 20 मिनट के अंदर हम दोबारा हाजिर होते हैं।